मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं जी। हमारे पास मेटालिक बॉन्ड क्या है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर मेटल जो है वो हमारे पास, यहाँ पर हमने एक फिगर दी हुई है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास उनकी न्यूक्लियसेस मौजूद हैं, और ये जो रेड कलर के हमें नजर आ रहे हैं जी, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मेटल्स को हम पीरियोडिक टेबल के हवाले से देखें तो ये है जी हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जिसमें 7 हमारे पास पीरियड है, और ये सारा हमारे पास जो है वो क्या होता है जो प्रोजेक्ट टेबल होता है, इसमें ग्रुप जो है वो 1 से लेकर 8A तक डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, और यहाँ पर बी ग्रुप होता है जी। ठीक है। अब यहाँ पर मेटल को अगर हम कहें तो ये सारी जो ब्लू कलर में हमें नजर आ रही है जी, ये क्या है, मेटल्स है। ठीक है। यानी कि इसकी इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास इस तरह की होती है, जबकि ये जो सी ग्रीन में हमें नजर आ रही है जी, ये क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, और ये जो पिंक में हमें नजर आ रही है ये सेमी मेटल्स हैं, या फिर हम मेटलॉइड सेमी कंडक्टर्स भी इनको कहते हैं, या मेटलॉइड्स भी कह सकते हैं। यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉन मेटल और मेटल के दरमियान की होती है। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ये जो है मेटल्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब हम अगर इसमें से क्या करें जी, सोडियम को जो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सोडियम मेटल की बात करें तो हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है जी वो क्या है, 11 है। इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर ले आते हैं जी। ठीक है। और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 11 है, और प्रोटॉन जो इसके पास अवेलेबल होता है वो कितने होते हैं जी, हमारे पास 12 होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये 12 होते हैं। अब क्या होता है, ये हमारे पास जो फिगर हमें नजर आ रही है ये क्या शो कर रही है जी, ये हमें ये शो कर रही है कि ये वाला जो हमारे पास पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, इसी तरह से ये पॉजिटिव जो सारा का सारा हमें नजर आ रहा है, ये किसी भी मेटल का जो है वो इनर कोर है। तो अगर हम इनर कोर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी जी। यहाँ से लेकर हम कहते हैं ये सारा का सारा इनर कोर है, यानी कि हम कहते हैं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेक्स्ट में इसके 8 आ रहे हैं मैक्सिमम, और आखिरी वाले में 1 आ रहा है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। ठीक है। तो ये इनर कोर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हम कहते हैं प्रोटॉन यहाँ पर 11 न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक हम सिर्फ गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसलिए इस पे एज अ होल क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे हमें पता पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये रेड कलर के आपको सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो इन सब की जो है जो एटम सोडियम जो है, या बहुत सारे सोडियम एटम अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे में जो बॉन्ड बना लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरह से एसोसिएटेड नहीं होता कि ये बस इसी का है, वो इसके ऑर्बिट में भी मूव करता है, उसकी आजादी होती है, वो इसमें भी मूव करता है, वो इसमें भी मूव करता है, यानी कि मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन तो इसकी लिख लेते हैं कि हमारे पास सेम एटम होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी सेम एटम्स हमने लेने हैं, चाहे वो हम किसी भी मेटल के ले लें। हमने यहाँ पर चूंकि बात की है सोडियम की, तो हम चले सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, या फिर मेटल्स जो हम गोल्ड वगैरह भी यूज करते हैं उसकी भी हम ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड को अगर हम सिंबल रिप्रेजेंट करना चाहे तो ए यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर जो है वो हमारे पास सिंबल हम उसको ए जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर को जो है सी यू से, जिसकी वायर्स वगैरह हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सेम एटम हमने एक तो देखने हैं कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा, सेम एटम होंगे। ठीक है। ये नहीं कि सोडियम है एक, एक जो है गोल्ड का आ गया, एक सिल्वर का आ गया, बल्कि ये सारे के सारे एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, सोडियम के होंगे। अब क्या होगा, इसमें हम देखते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, आसान लफ्जों में हम बात कर सकते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इजीली मूव कर रहे हैं ना, उसका न्यूक्लियस की तरफ इतना ज्यादा पुल नहीं रहा, वो इन 10 प्रोटॉन को न्यूक्लियस तो बड़े अच्छे से खींच रहा है, लेकिन साइज के बड़े होने की वजह से मेटल्स का याद रहे कि साइज भी जो है नॉर्मली जनरली हम देखते हैं कि बड़ा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होगा, वो न्यूक्लियस के इतने पुल में नहीं आएगा, जितना इसके न्यूक्लियस के पुल में आ रहा होगा इतना ही साथ वाले एटम के न्यूक्लियस के पुल में आ रहा होगा, इसलिए वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग। अब इसकी वजह से क्या होता है जी, मूविंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं तो क्या होता है कि अब जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है उसकी पहली अगर खसूसियत की हम बात करें तो इनका नॉर्मली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है जी, वो हमारे पास बड़ा ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे अगर हम बात करें
मेल्टिंग पॉइंट चले पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जी। हमारे पास सॉलिड फॉर्म में ये सारी की सारी मेटल्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जब हमारे पास कोई भी चीज कन्वर्ट हो तो उसको हम कहते हैं ये मेल्ट हो गई है। तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है जी, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम गोल्ड की यहाँ बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जी वो हमारे पास 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक। तो इससे क्या शो हो रहा है जी, इनके दरमियान में हमारे पास एटम का साइज भी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है, इसलिए जल्दी बहुत जल्दी पिघलती नहीं है, बल्कि क्या होता है जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो इन्हीं मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होती हैं जी, एक दूसरे के ऊपर इनकी लेयर्स जो है वो फिसल सकती हैं, ठीक है। वो हम किस तरह से ले आते हैं, चले हम इसके लिए फिगर ले आते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि अगर इस मेटल के ऊपर हम क्या करें, जोर लगाएं या हम हैमरिंग करें, ये हमारे पास जी आ गई, ठीक है। हम इसके ऊपर हथौड़े से क्या करें, हैमरिंग कर रहे हैं, इसको जो है वो तोड़ने की कोशिश करें या इसको इसकी शेप को तब्दील करने की कोशिश करें, तो क्या होगा, ये लेयर्स जो है ये जो हमें नजर आ रही हैं ये क्या होती हैं जी, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, फिसल जाएंगी और स्लिप होने की वजह से ये अपनी किसी और शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसके लिए हमने वर्ड यहाँ पर क्या यूज किया जी, डिक्टाइल, या फिर इसको हम मेलिएबल भी कह सकते हैं। इसको वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हम इसकी प्लेट्स बना सकते हैं किसी भी शेप में। तो ये इसकी दूसरी खसूसियत हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि क्योंकि हमें ये इसने मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात की, तो हम नॉर्मली जो मेटल्स को देखते हैं हम क्या कहते हैं कि जी वो चमक रही होती हैं। इसको थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन करते हैं जी और फिर इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं जी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो उनकी सरफेस क्या होती है, चमक रही होती है। जैसे सिक्के वगैरह हम घर में आम देखते हैं, कॉइन्स वगैरह जो होते हैं कॉपर के बने हुए होते हैं, या पहले जो सिल्वर के हमारे पास जो कॉइन्स वगैरह होते थे उसकी हम बात करें तो उनमें क्या होती है जी, वो चमक होती है उनमें, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं ये क्या है, शाइनी सरफेस है इनकी, ठीक है। तो थर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या आ गई, हम डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं जी, शाइनी होते हैं ये, ठीक है। मेटल्स जो होती हैं मेटालिक बॉन्ड जब बना लेती हैं तो इनकी जब फॉर्मेशन हम किसी भी और चीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये शाइनी सरफेस इनकी जो होती है वो हमें नजर आती है। तो ये हम लिख सकते हैं शाइनी सरफेस। और लास्ट में जो इसकी हम कह सकते हैं कि अगर मेटल्स को हम ऐसा करें कि हम वायर्स के साथ जोड़ें और उसमें से करंट पास करने की कोशिश करें तो क्या करती हैं जी, अपने अंदर से करंट को पास होने देती हैं, ठीक है। यानी कि बल्ब रोशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, इसकी क्या मतलब कि हमें शो कर रहा है कि ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। यहाँ बैटरी हमने दे दी, ठीक है, और इसमें से जो है वो करंट इसके अंदर से पास होता हुआ बल्ब के अंदर से पास होगा। अगर तो ये रोशन हो जाता तो इसका मतलब है इसमें से बिजली जो है वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं कि पास ऑन हो गई है, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स जो होती हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है जी वो है सोनोरस, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे आपके पास लोहे का कोई प्लेट हो बड़ी सी, ठीक है, तो आप उसको अगर उसके ऊपर जो है टच करें या जोर जोर से उसको जो है वो हैमर से या किसी और भी चीज से टच करें तो वो क्या करती हैं जी, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। इसको हम कहते हैं सोनोरस, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है मेन मेटालिक, हमारे पास मेटल्स जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर हमारे पास पाई जाती हैं। इनमें जो है कोर होता है, इनर शेल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेम एटम हमने लेना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डक्टाइल मेलिएबल होती हैं शीट्स में या फिर हम उनको वायर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से उनकी सरफेस शाइनी होती है, कंडक्टर्स होती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफाई बॉन्ड एज आयोनिक और कोवेलेंट, कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं या जो कंपाउंड हैं इनमें जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक है या कोवेलेंट है। आयोनिक बॉन्डिंग होती है जहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन की, और कोवेलेंट बॉन्डिंग हम कहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे और जब ये हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइन होके एक H2 यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये किस तरह से कंबाइन होते हैं कि हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, चूंकि ये जो है फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसमें एक ही प्रोटॉन है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह एक और हाइड्रोजन है
जो कि ये है, और इसमें क्या है, इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे, ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी डुप्लेट इनका कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। इस केस में ये आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, और इस तरह से जो है वो बॉन्ड बन जाएगा जिसमें दोनों हाइड्रोजन जो है वो आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ए जो है सबसे पहला जो हमारा ए यानी हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, इनमें कौन सी बॉन्डिंग है, इसमें जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग है जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से O2 की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में किस तरह की बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, के जो शेल है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एल में जो है मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मगर ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए शेल्स में। तो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों और ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, या ये क्या करेगा, यानी स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन ये करेगा कि ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। किस तरह से शेयरिंग करेगा, इस तरह से शेयरिंग करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑक्सीजन के ये 2 एटम हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक ये है, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ओ डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के दरमियान। और यानी यहाँ पे क्या हुई, शेयरिंग हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के केस में भी जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर लूँ CB से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि B का आंसर क्या है जी, कि ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास है NaCl कि NaCl में किस तरह की बॉन्डिंग है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है, अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है जी 11, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 70। और अब हम देख लें कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल जिसे हम कहते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्लोरीन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसका ऑक्टेट पूरा हो, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों और क्लोरीन जो है वो स्टेबल हो जाए, आर्गन जो कि एक नोबल गैस है, इसकी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी हो जाए। इस तरह सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके पास पीछे 10 बाकी रह जाएंगे। तो 10 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, या 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन के पास होते हैं। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेगा सोडियम, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो ये भी है कि एलिमेंट्स जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह करना चाहते हैं, कि वो ग्रुप 18 की तरह, ताकि वो स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इनमें जो बॉन्डिंग होगी जो कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने और फिर गेन करने से हुई, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग, NaCl। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम क्लोराइड पे कौन सी बॉन्डिंग हुई, आयोनिक बॉन्डिंग हुई, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग हुई। या फिर इसको मैं शो कर लेता हूँ शॉर्ट में, इसके लिए मैं कोई लेटर लिख लूँगा यहाँ पे, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ IB के, यानी I से आयोनिक, B से बॉन्डिंग। अच्छा, उसके बाद हम अभी बात करेंगे जी C2H2, ये जी हमारे पास इथीन,
इथीन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है? इथीन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, यानी के शेल में, और इसी तरह से जो एल शेल है इसमें बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के केस में। दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो कार्बन है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और इसी तरह से इस तरह से एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। 1 2 3, अभी तक तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं। कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे भी रहता है और एक यहाँ पे भी रहता है। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, और ये जब शेयरिंग करेंगे तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह से डबल बॉन्ड होगा। यानी मैं आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ कि इथीन के केस में क्या होगा, इस तरह से कि कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हुए हैं, और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, तो इसकी वजह से डबल बॉन्ड आया। और जो बॉन्ड शेयरिंग की वजह से हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है इथीन में? इथीन में जी कोवेलेंट बॉन्ड है, CB से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑक्सीजन की हमने बात की कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है जी, 8 है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये क्या करे, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो। 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, मगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन के साथ शेयरिंग करेंगे। ठीक है, किस तरह से शेयरिंग करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसके नतीजे में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, यानी C डबल बॉन्ड O। इसी तरह यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O। तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल है, मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, +2 इस पे चार्ज आएगा। इसी तरह कार्बोनेट, कार्बोनेट की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो कार्बोनेट पे -2 चार्ज है। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कार्बोनेट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने से और लूज करने, यानी कैल्शियम लूज करेगा और कार्बोनेट गेन करेगा, तो इस बॉन्डिंग को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्डिंग, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयोनिक बॉन्ड बनेगा इसमें। तो इस तरह से हमने आज देखा कि जो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, और हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका हम लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। लुईस जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये कंसेप्ट जो है वो दिया डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता क्या है कि हम जो इलेक्ट्रॉन की बेसिकली हम रिप्रेजेंटेशन होती है, कैसे होती है? जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे H2S है हमारे पास। ठीक है, H2S में हम देखेंगे कि इनमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 1 है। सल्फर का क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और सल्फर के केस में अगर हम देखें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लेते हैं। K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 और 2 10, बाकी इसमें 6 हैं।
तो M में जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर सल्फर के केस में चूंकि 6 हैं तो 6 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 7 हो गए जी। ठीक है, 7 क्या है जी? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको VE से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सल्फर, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इसका ड्रा करके दिखा दूँ, बल्कि इसको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? सल्फर है। सल्फर में आ जाएंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं, उसको क्रॉस से शो कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इन दोनों में फ़र्क रहे। ठीक है, कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और डॉट वाला जो है ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, और ये हमारे पास जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आ गया किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S का। और चूंकि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए हैं, बाकी कितने हैं? बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पेयर हैं। तो 2 क्या हो गए? ये इनको हम कहते हैं लॉन पेयर हैं, एक ये है और एक ये है। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से शो कर लूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के, इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये 2 जो है ये लॉन पेयर हैं, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के वो सल्फर शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो मैं उसको यहाँ पे इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये एक हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, इनको हम कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 पेयर हैं। ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर हैं। ये क्या है? ये बेसिकली लॉन पेयर हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एक ये और एक ये। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, लॉन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो इस तरह से ये हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं H2S का। इसी तरह हम देखेंगे PCl3 का। PCl3 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम इसकी देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में जो है वो 8 है, M में जो है 5 होंगे, यानी जो लास्ट शेल है फास्फोरस का उसमें जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है। जो वैलेंस शेल है फास्फोरस का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर लेते हैं। फर्ज किया यहीं पे मैं इसको शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? फास्फोरस है। ठीक है, और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच हैं, 1 2 3। 3 क्लोरीन इसके साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगी और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉन पेयर के तौर पे होंगे। यहाँ पे मैं क्लोरीन को भी शो कर लेता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के हैं, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, जो कि मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। अब हम देखें कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं फास्फोरस में? अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है फास्फोरस का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्लोरीन के केस में भी, क्लोरीन का भी जो है वो ऑक्टेट पूरा है। तो बेसिकली एलिमेंट क्या चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो वो जो है वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रा कर दिए क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस स्ट्रक्चर है, डॉट एंड क्रॉस। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और क्रॉस और डॉट अलग अलग, ताकि क्लोरीन के और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग से जो है देखे जा सकें। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, PCl Cl और यहाँ पे भी Cl, और ये यहाँ पे एक लॉन पेयर होगा। ठीक है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। ये क्या है जी? ये लॉन पेयर है। ठीक है, इस तरह से हमने PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया। अब हम देखेंगे NH3 कि NH3 का हम स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। नाइट्रोजन को अगर हम देखें, नाइट्रोजन, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं जी? 5 हैं।
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं फास्फोरस के, और क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। ठीक है, तो 7, क्लोरीन टोटल 3 हैं, 7 3 आर 21, और फास्फोरस के कितने हैं? 5 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 1 6 और 2 26 हो गए। अब हम गिन लेते हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6, तो 26 टोटल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अच्छा अब हम अमोनिया की बात करेंगे, यानी NH3। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 आएंगे, और एल शेल जो है वो इसका लास्ट शेल होगा जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी वैलेंस शेल नाइट्रोजन के केस में जो वैलेंस शेल है वो एल शेल, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। नाइट्रोजन में यहाँ लिखूंगा नाइट्रोजन, तो हमें पता है कि NH3 है, तो 3 हाइड्रोजन है इसके साथ। ठीक है, और 3 तो शेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग की वजह से हो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेगा, 2 जो है वो अनपेयर्ड हैं, सॉरी 2 जो हैं वो लॉन पेयर हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो उनको हम इसी तरह यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया किसका? NH3 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि NH3 और यहाँ पे लॉन पेयर होगा, या आपको इस तरह से भी स्ट्रक्चर नज़र आएगा इसका। इसको मैं थोड़ा और अलग से थोड़ा बता दूं आपको, इस तरह से इसका भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे NH3। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे HCN की। ठीक है, HCN का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करें हाइड्रोजन साइनाइड का HCN, तो इसमें हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 6 है। इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के कैपिटल लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड जो एल शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन को अगर हम देखें। नाइट्रोजन का मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो HCN है, हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा कार्बन के साथ, 2 इस पे लॉन पेयर होंगे। कार्बन के भी मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर लूँ, और उसके बाद कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इस तरह से हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है HCN का, ये किसका है जी? हाइड्रोजन साइनाइड का। इसको हम बार से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसको हम बार से भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो है H हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास बार स्ट्रक्चर आ गया जिसपे नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये ड्रा कर सकते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उस एलिमेंट में, या जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हम जो है वो